क्वांटम नंबर पढ़ रहे थे। क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ोमिथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें बताया गया था कि एटम्स कहाँ होते हैं। पहले सेल में होते हैं, सेल में सबसेल्स होते हैं, सबसेल्स में ऑर्बिटल होते हैं और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। हमारा 2 हो चुका था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एज़ोमिथल क्वांटम नंबर। थर्ड पढ़ना था हम लोगों को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कौन सा है और ऑर्बिटल कैसा है, किसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हैं, इन सब बातों की वो बात करता है। एम की वैल्यू जो हो, जैसे कि एन की वैल्यू एल पर डिपेंड करती थी, वैसे ही एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड करती है। कितनी होती है, एम की वैल्यू जो होती है वो माइनस एल से लेके प्लस एल से लेके कहाँ होती है, या तो इसको लिखिए आप माइनस एल टू प्लस एल। माइनस एल से कहाँ होती है, प्लस एल तक होती है। इसकी वैल्यू एम की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, एल पे डिपेंड करती है। या तो किस पे डिपेंड करेगी, एन पे डिपेंड करेगी। मतलब समझिए कि एम की वैल्यू एल पे डिपेंड कर रही है, एल की वैल्यू एन पर डिपेंड कर रही है। तो क्या एम की वैल्यू इनडायरेक्टली एन पर भी तो डिपेंड करेगी। जैसे कि m की वैल्यू है यहाँ पे, ये l की वैल्यू, ये n की वैल्यू। l की वैल्यू क्या थी, n पर डिपेंड थी। m की वैल्यू क्या थी, l पर डिपेंड थी। तो क्या m की वैल्यू इनडायरेक्टली n पर भी तो डिपेंड करेगी। तो m की वैल्यू n पर भी डिपेंड करती है, m की वैल्यू l पर भी डिपेंड करती है। हम लोग l की बात कर चुके थे। यहाँ पे जब l की हम लोग बात कर रहे थे तो बोले थे कि जो l की वैल्यू होगी, जो l की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 to n माइनस 1, मतलब n से 1 कम होगा उतना ही, बस क्या होगा, 0 इंक्लूड होगा और n माइनस 1 हो जाएगा उधर। थर्ड हमारा था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। जब हम बात कर रहे थे m की वैल्यू, m के लिए बोले थे कि जो m की वैल्यू l पर, पूरी पॉसिबल वैल्यू जो होगी m की वो l पर डिपेंड करेगी। कितना होगा, माइनस एल टू प्लस एल, ये होगा। अब हमारे पास सपोज दैट l इज इक्वल्स टू कितना है, मान लीजिए हमारे पास l इज इक्वल्स टू 2 आ गया, या तो फिर l इज इक्वल्स टू 1 है। ये l इज इक्वल्स टू कितना है, 1। l की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो m की कितनी वैल्यू होगी, तो m इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू कितनी होगी निकालना है। तो m की वैल्यू अगर है तो l बोल सकते हैं -1 0 प्लस 1, कितना होगा, -1 0 प्लस 1। या तो एक और चीज बताया गया था कि जो L की वैल्यू होती है वो सेल पर डिपेंड करती है। किस पे, जो L की वैल्यू होगी वो सेल पे। अगर S है तो L की वैल्यू कितनी होगी, 0। P है तो S की वैल्यू कितनी होगी, L की वैल्यू 3। D है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 यहाँ पे, 2 इसका, S P D और ये F के लिए कितना होगा, 3 होगा टोटल। S के लिए L की वैल्यू 0, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए L की वैल्यू 2 और F के लिए L की वैल्यू 3। ये पॉसिबल्स वैल्यू है। तो हमको निकालना है कितनी पॉसिबल वैल्यू आएंगी, तो -1 0 और +1। कैसे, L की वैल्यू 1 किसके लिए है, P के लिए है। तो P में हमारे कितने होंगे, 3 होते हैं, 1 2 और 3, ये टोटल। फिर इसके बाद अगर सपोज दैट हमारे पास n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2, तो m इज इक्वल्स टू कितना होगा ये निकालना है। तो कितना हो जाएगा, कैसे निकालेंगे, m की वैल्यू कितनी होगी, -l टू प्लस l, मतलब -2 -1 0 +1 +2, ये पूरा हो जाएगा। तो D में हमारे पास टोटल कितने होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स होंगे इसके अंदर। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और ये हमारे पास हो जाएगा 5। थर्ड अगर हम बात कर लें, n इज इक्वल्स टू सपोज दैट 3 है, इसका मतलब इसके लिए हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू -3 2 +3। अब ये कितना होगा, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब F के पास कितने होते हैं ऑर्बिटल्स हमारे, 7 होते हैं। तो 1 2 3
5 और ये 6 और ये हमारे पास 7, 1 2 3 4 5 6 7। ये F की वैल्यू कितनी, F के पास कितने हो गए 7। अब इन्हीं सब में इलेक्ट्रॉन होगा, लेकिन किस में होगा ये हम नहीं बता सकते। इन सब में किसी में भी हो सकता है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। L के लिए तीनों वैल्यू जो है पॉसिबल है M के साथ, मतलब 1 2 3। पहला हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से सेल में है, ये बताता था। प्रिंसिपल क्वांटम कौन से सबसेल में है, इलेक्ट्रॉन किस में है, S में है कि P में है कि D में है कि F में है, कौन से सबसेल में होगा। और मैग्नेटिक बताता है कि किस सबसेल के किस ऑर्बिटल्स में हो, कितने ऑर्बिटल्स के पॉसिबल हैं, किसमें हो सकता है वो। तो क्या था, M की वैल्यू क्या थी, -L2 प्लस L पे क्या करती थी, डिपेंड करती थी। कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आएंगे तो वैल्यू जब देखिए, जब एक कंडीशन और बन सकता है कि जब L = 0 होगा, कितना होगा, L = 0, इसमें मतलब कितने हैं, S में है, S के लिए कितनी वैल्यू होगी, फिर M की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। मतलब इसमें तो हमारा जो स्फेरिकल शेप का होता है, तो स्फीयर होगा, उसमें स्लिट बनेगा, वो सिर्फ क्या मूव करेंगे, क्लॉकवाइज, सर्कुलर के क्लॉकवाइज और सर्कुलर के एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि 11th में हम लोग पढ़े थे कि S की जो शेप होती है, शेप और साइज कुछ ऐसी होती है। P के लिए ना x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट वर्क करता था, लेकिन x के लिए जो S के लिए था वो ऐसे ही वर्क करता था। तो ये हमारे पास L की वैल्यू हो गई 0 to n-1, M की वैल्यू हो गई -L2 प्लस L। टोटल L किस पे डिपेंड करेगा, S = 0, P = 1, D = 2 एंड F = 3। L = 1 है तो M = कितना होगा, -L2 प्लस L। इसका मतलब ये किस वाले में होगा, P के लिए 1, तो P के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स के लिए वर्क करते हैं। D है हमारे पास, D के लिए कितना होना चाहिए, 2, तो L = 2, तो M = 1। कितना निकालना है, M तो -2 -1 0 +1 +2। कितना हो जाएगा इसके लिए, 1 2 3 4 5, एक इसके लिए, एक इसके, एक इसके, एक इसके और एक इसके लिए टोटल। फिर इसके लिए आएगा, हर का एक अपना पॉसिबिलिटीज होंगी, 1 2 3 सबके लिए, फिर ये 7। ये टोटल हमारा क्या हो गया, L की वैल्यू हो गई, मतलब M की वैल्यू हो गई। किसको बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करता है कि सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, उसी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूव रहेगा। कैसे रहेगा, या तो क्लॉकवाइज रहेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ऑर्बिटल्स की वैल्यू होगी। मतलब M क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑर्बिटल्स को दिखाता है, कितना ऑर्बिटल पॉसिबल है। S क्या हो सकता है, स्पिन। स्पिन के लिए क्या है, स्पिन के लिए दो ही चीज है, या तो वो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करे या तो वो एंटी क्लॉकवाइज। पर्टिकुलर किस मोशन में मूव कर रहा है, पर्टिकुलर वो क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, हम ये बता नहीं सकते। तो हम बोलेंगे दोनों वैल्यू पॉसिबल है, या तो इलेक्ट्रॉन प्लस मूव करे, या तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करे, या तो वो क्लॉकवाइज मूव करे। इसके लिए हम दोनों दिखाएंगे। हर M के लिए दो वैल्यू, +½ एंड -½ इसको हाफ से दिखाते हैं, +1/2 या -1/2। +1/2 किसके, क्लॉकवाइज के लिए, -1/2 किसके लिए, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारे लिए क्वेश्चन है n = 4 है, क्या है, n = 4। सपोज दैट एक क्वेश्चन हमारे पास है कि n = प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू उसके पास कितनी है, 4 है। तो हमको बताना है कि L की वैल्यू कितनी होगी और M की वैल्यू कितनी होगी, दोनों के लिए पॉसिबल वैल्यू। अगर n = 4 है तो बताइए L और M की टोटल पॉसिबल वैल्यूज हमारी कितनी होनी चाहिए, ये बताना है हमको। तो कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि L की क्या होती है, L क्या होता है, 0 2 n-1। कितना हो जाएगा, 0 1 2 और 3, इतना हो जाएगा। L क्या होता है, M क्या होता है, M की वैल्यू कहाँ डिपेंड करती है, M की वैल्यू पर्टिकुलर हर L के लिए कितनी होती है, -L2 + L, यही होती है। क्या था क्वेश्चन, n = 4 है तो L की वैल्यू और M की पॉसिबल वैल्यू बताइए, कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो L = कितना होता है, 0 to n-1। हमारे पास n = 4 है तो 0 1 2 3, मतलब n से एक कम, तो n टोटल तो 4 ही होगा क्योंकि 0 इंक्लूड हो चुका है, तो 1 2 3 4 वैल्यू। M की वैल्यू कितनी होती है, -L2 + L।
मतलब हर एल के लिए एल इज इक्वल टू 0 है तो उसके लिए भी -0 से +0 तक होगा, तो कोई मतलब नहीं उसका। यहाँ पे भी हमारा 1 है तो -1 टू +1, उसके बाद 2 है तो -2 टू +2, 3 है तो -3 टू +3। निकालेंगे कितना कितना हो जाएगा इसके लिए, पर्टिकुलर इसके लिए तो 0 ही होगा। इसके लिए निकालेंगे तो -1 0 +1, 2 के लिए जाएंगे तो -2 -1 0 +1 +2, 3 के लिए जाएंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, ये पूरी वैल्यू हमारी किसकी हो गई, m की टोटल पॉसिबल वैल्यू। इसके लिए n इज इक्वल्स टू 4 के लिए इतना हो गया। टोटल देखिए कितना आया, l का था 0 to n-1 तो 0 1 2 3 आ गया। m के लिए था तो -l to +l कितना होना चाहिए, हर m क्वांटिटी के लिए हर l क्वांटिटी का 0 to l होना चाहिए, -l to +l। तो कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी वैल्यू आई टोटल, 16 वैल्यू आई। ये वैल्यू ध्यान देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितनी वैल्यू है, 16 है। हम क्या बोले थे कि L की वैल्यू n पर डिपेंड कर रही है, m की वैल्यू L पर डिपेंड कर रही है, तो इनडायरेक्टली m की वैल्यू n पर भी डिपेंड करेगी। कितना डिपेंड करेगी, n स्क्वायर डिपेंड करेगी, n स्क्वायर मतलब m की वैल्यू n पर कितना डिपेंड करती है, n स्क्वायर डिपेंड करती है। जैसे n की वैल्यू कितनी आई 4 आई, तो m की वैल्यू टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, n स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 16। देखिए ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 16 आ गई। अब हर m के लिए दो पॉसिबल वैल्यू कितना कितना, -½ टू -½ एंड +½ ये होता है। तो ये m और l की वैल्यू टोटल पॉसिबल वैल्यू है ml की, n इज इक्वल्स टू 4 के लिए। ऐसे ही हम n इज इक्वल्स टू 3 के लिए भी निकाल सकते हैं, n इज इक्वल्स टू 5 के लिए भी निकाल सकते हैं। अब कितना हो गया, n इज इक्वल्स टू 3 है मान लीजिए, तो अब टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी होगी, 0 1 2 यही होगा। कितना होता है 0 to n-1 तक होता है, तो 0 1 2 3 में से 1 क्या 2 बचा, तो कहां तक होगा 0 1 2 तक होगा। अब m की वैल्यू l पे कितना होगी, -l to +l, तो जब हमारा इसके लिए आएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा -1 0 +1, ये कितना हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2, कितना टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कितना आया, ये टोटल 9 आया। मतलब 9 कितना, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर n स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास 9 हो जाएगा। अब वैसे ही हमारे पास कोई भी क्वेश्चन रहे, हम क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए n इज इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है, जब n इज इक्वल्स टू 5 दिया इसका मतलब क्या है, हमको m निकालना है और l निकालना है, तो हम बोल सकते हैं m की वैल्यू कितनी होगी 0 1 2 3 और 4, और l की वैल्यू कितनी होगी 5 5 जा 25, क्योंकि ये कितना होता है n का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 25 के इक्वल। तो अब हमको पर्टिकुलर एक एक का निकालना भी नहीं, हम सीधे फॉर्मूले पुट करेंगे और टोटल पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। ये इसका बेसिक क्वेश्चन था। बेसिक का मतलब ये दिखा रहे थे कि हमारे पास डिपेंड करता है सेल n l पर डिपेंड करता है, l m पर डिपेंड करता है, तो m n पर भी डिपेंड करेगा। कितना डिपेंड करेगा, n स्क्वायर, m इक्वल्स टू कितना होता है n स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है।